पहला पार्ट, उसको हम पार्टों में पढ़ेंगे। तो पहला पार्ट अपन ने पढ़ा, पहले पार्ट पर अपन ने ये देखा कि सिंधु घाटी सभ्यता, पहली बात तो सभ्यता होती क्या है। फिर मानव जब सभ्य हुआ तो उसने सभ्य होने के बाद अपने से बाहर किस चीज़ का इस्तेमाल किया, वो पाषाण थी, तो पाषाण काल चालू होता है। फिर धातु के रूप में जिस धातु का इस्तेमाल किया वो तांबा थी, तो ताम्र पाषाण काल चालू होता है। और सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वो कांस्य कालीन थी। उन्होंने तांबा और टीन को मिलाकर के कांसा बनाया और उसी कांसे से उनकी सभ्यता ने नगरीय रूप धारण किया। तो हमने इन चीज़ों को देखा था उस दिन। आज हम पार्ट 2 सिंधु घाटी सभ्यता वापस से स्टार्ट कर रहे हैं। उसमें हम जो पहला पार्ट था वहाँ हमने उसको रोका था, वहाँ हम देख रहे थे सिंधु घाटी सभ्यता जो है, सिंधु घाटी सभ्यता, इसकी विशेषताएं देख रहे थे अपन, सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताएं। तो आज वहीं से स्टार्ट करते। मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो विशेषता थी, पहली विशेषता तो ये थी कि ये सभ्यता कांस्यकालीन थी। कांस्यकालीन, यद्यपि हमने ये भी देखा था कि सिंधु घाटी सभ्यता में सर्वाधिक उपयोग में ली गई धातु तांबा थी, लेकिन विशिष्ट रूप से जो धातु इन्होंने इस्तेमाल में ली वो कांसा थी, इसलिए इस सभ्यता को कांस्यकालीन कहा गया। और दूसरी इसकी विशेषता थी कि ये सभ्यता नगरीय थी, शहरी रूप में थी। तो ये दो इसकी प्रमुख विशेषताएं थी। एक सभ्यता जिसे हम नगरीय सभ्यता कहेंगे, किसी सभ्यता को नगरीय कह देना, उसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें देख करके किसी चीज़ को हम कह सकते हैं कि ये नगरीय है। तो वो सारी विशेषताएं इसके अंदर होंगी। यानी कि एक अच्छा नगर होगा, वह अच्छे तरीके से बसा होगा, आयताकार होगा, वर्गाकार होगा, वो सारी खूबियाँ यहाँ थी, सारे स्थलों में प्राप्त हुई हैं। तो सुनियोजित तरीके से नगर बसे हुए थे, सुनियोजित नगर थे जो इस सभ्यता को नगरीय रूप दे रहे थे। दूसरा, एक सभ्यता नगरीय तब है जब वहाँ पर अच्छी सड़कें हों। तो यहाँ पर जो सड़कें थी वो अच्छी तरीके से बनाई गई थी। तीसरा कि वहाँ से जो गंदा पानी है उसकी निकासी की अच्छी सुविधाएं हों। तो यहाँ की जो नाली प्रणाली थी वो सभी सभ्यताओं में सबसे उन्नत थी। एक सिस्टम था, एक चेन थी शहर के गंदे पानी को शहर से बाहर निकालने की। और फिर चौथी विशेषता है कि एक नगरीय सभ्यता जो होती है उसका रूप व्यापारिक होता है। वो भी खूबी यहाँ उपलब्ध थी कि इस सभ्यता का जो रूप था वो व्यापारिक था, व्यापारिक रूप भी था और ये राष्ट्रीय भी था और अंतर्राष्ट्रीय भी था। यानी कि सेंधव घाटी के लोग विदेशों से व्यापार वाणिज्य किया करते थे। और जब इतना अच्छा सिस्टम होता है, इतनी अच्छी व्यवस्था है, नगरीय सभ्यता है, तो यहाँ की जो प्रशासनिक व्यवस्था होगी वो भी सुदृढ़ होगी। तो अच्छा प्रशासन था, शांति व्यवस्था थी, तो अच्छा प्रशासन था। तो ये सब सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताएं। तो यहाँ हम एक एक चीज़ को खोल करके देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है उस सभ्यता की विशेषताएं क्या हैं। तो मैंने आपको बताया था कि जो भी स्थल होता है, जिस भी स्थल की खुदाई होती है, हमने देखा था कि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पता हमको कैसे चला, ये मैंने आपको पार्ट फर्स्ट में समझाया था। और उसके बाद सबसे बड़े जो सैंधव स्थल थे, जैसे हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, ये हमारे सामने प्रकाश में आए थे, जो पूरी तरीके से सुनियोजित तरीके से बसाए गए शहर थे। तो जब किसी प्राचीन स्थल की खुदाई की जाती है तो वहाँ से मैंने आपको कहा था कि बहिर्जात बल, हवा, पानी, आंधी, तूफान, एक स्थान जो विनिष्ट हो चुका होता है वो उनके नीचे दब जाता है और फिर वहाँ पर बन जाते हैं टीले। तो ये चीज़ यहाँ देखने को मिली। जो भी स्थल सिंधु घाटी सभ्यता की जो भी स्थल हैं, आप इस तरीके से ध्यान में रखें कि 99% जो स्थल हैं वहाँ से 2 टीले खोदे गए। एक टीला, 2 टीला, 2 टीले खोदे गए। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लगभग 99% स्थलों की ये विशेषता रही। वहाँ से 2 टीलों की खुदाई हुई। एक टीला ऊंचाई पर होता था, तो
तो जो ये टीला है ये ऊंचाई पर है, ऊंचाई पर स्थित है। दूसरा, ये टीला आकार में थोड़ा छोटा है, आकार में थोड़ा छोटा है। और तीसरा जो टीला है ये पश्चिम दिशा में था, तो इसलिए इसको पश्चिम टीला कहा जाता था, पश्चिम टीला। तो पहली चीज़ कि ये टीला ऊंचाई पर स्थित है। दूसरी चीज़ कि ये टीला आकार में थोड़ा छोटा होता था और पश्चिम दिशा में होने के कारण इसको बोलते थे पश्चिम टीला। अगली विशेषता ये होती थी कि जो पश्चिम टीला था ये चारों ओर सुरक्षा प्राचीर से घिरा हुआ होता था, चारों ओर, यानी कि दुर्गीकृत था। इसके चारों ओर सुरक्षा प्राचीर थी, तो सुरक्षा प्राचीर थी यानी कि ये दुर्गीकृत था, इसलिए इसको क्या बोला जाएगा? दुर्ग टीला, दुर्ग टीला। तो चार इसकी चीज़ें थी, एक तो ऊंचाई पर स्थित होता था, एक आकार में थोड़ा छोटा होता था, एक पश्चिम दिशा में होता था इसलिए इसको पश्चिम टीला बोला जाता था, और एक सुरक्षा प्राचीर इसके चारों ओर हुआ करती थी इसलिए इसको दुर्ग टीला भी कहा जाता था। अब देखो, जो स्थान ऊंचाई पर है और चारों ओर सुरक्षा प्राचीर से घिरा हुआ है, तो उसमें रहने वाले जो लोग होंगे विशिष्ट होंगे। क्यों? क्योंकि उन्हीं लोगों को तो सुरक्षा की आवश्यकता है। तो यहाँ पर अगर हम कहें कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो वीआईपी लोग थे यानी कि विशिष्ट लोग थे, वो किस टीले में निवास करते थे? पश्चिम टीले में। और अगर विशिष्ट लोगों की बात करें तो जैसे राजा है, उसका सेनानी है, पुरोहित है, वो कहाँ निवास करते थे? पश्चिम टीले में निवास करते थे। इसी तरीके से जितनी भी विशिष्ट इमारतें होंगी, जितनी भी विशिष्ट इमारतें होंगी, सभा भवन होंगे, वो सब कहाँ पर स्थित होंगे? पश्चिम टीले में। तो ज़्यादा दिमाग पर जोर देने की आवश्यकता नहीं है। इससे स्पष्ट हो रहा है कि जो भी विशिष्ट वर्ग है वो कहाँ निवास कर रहा है? पश्चिम टीले में। और सिंधु घाटी सभ्यता के जितने भी विशिष्ट स्थल खोजे गए या विशिष्ट इमारतें खोजी गई है वो कहाँ से हमको मिलेंगी? पश्चिम टीले से मिलेंगी। दूसरा टीला जो था वो नीचाई पर था, निचला टीला था, तो इसलिए इसको बोला जाता था निचला टीला, निचला टीला। आगे, वो टीला आकार में इस टीले से बड़ा है, तो आकार में ये टीला क्या होता था? बड़ा होता था। अब जो टीला आकार में बड़ा है, नीचाई पर स्थित है, तो जो आम जनता होगी वो कहाँ निवास करेगी? बड़े टीले में निवास करेगी। तो ये जो बड़ा टीला है यहाँ आम जनता निवास करती है, इसलिए इसको नगरीय टीला कहा जाता था, नगरीय टीला। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आम जनता निवास किया करती थी, तो ये नगरीय टीला था। और जो आम लोग होंगे उन आम लोगों को सुरक्षा की कोई ज़रूरत नहीं, तो आम लोगों के लिए सुरक्षा की कोई आवश्यकता नहीं है, तो ये बिना किसी सुरक्षा प्राचीर के होता था, यानी कि इसके चारों ओर किसी भी प्रकार की कोई सुरक्षा प्राचीर नहीं हुआ करती थी। और इसकी दिशा जो होती थी वो होती थी पूर्वी, इसलिए इसको पूर्वी टीला भी कहा जाता था। तो मैंने आपको कहा कि सिंधु घाटी सभ्यता के 99% जो स्थल थे, उन स्थलों की जब खुदाई की गई तो दो टीले खोदे गए हैं, एक पश्चिम टीला और एक पूर्वी टीला। पश्चिम टीला ऊंचाई पर स्थित है, आकार में छोटा है, पश्चिम दिशा में स्थित है और चारों तरफ सुरक्षा प्राचीर से घिरा हुआ है, इसलिए इसको बोला दुर्ग टीला। दूसरा टीला जो था वो नीचाई पर स्थित होता था, इसलिए निचला टीला बोला जाता था। आकार में बड़ा था, आम जनता यहाँ निवास करती थी, किसी भी सुरक्षा प्राचीर की यहाँ पर हमको प्राप्ति नहीं हुई है, और इसलिए इसको नगर टीला कहा जाता था। और दिशा इसकी कौन सी थी? पूर्वी टीला। तो ये एक कॉमन चीज़ है, यहीं से आपको रटने की कोई आवश्यकता नहीं है, केवल कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, चीज़ समझ में आनी चाहिए, रुचि उसमें अपने आप पैदा हो जाती है। अब देखो, यहीं से क्वेश्चन जो बार बार एग्जामों में पूछे गए हैं, और हमेशा जो एग्जामिनर होता है वो आपसे अपवाद पूछेगा। और इतिहास एक ऐसा सब्जेक्ट है जो काफ़ी बड़ा है और उसमें अनगिनत फैक्ट्स, तथ्य जो हैं वो आपको मिलेंगे, तो आप उनको रट नहीं सकते। और एक मेमोरी होती है, एक क्षमता होती है, इसीलिए उसको बार बार पढ़ना पड़ता है और हम बार बार भूलते हैं। लेकिन अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो फैक्ट रटना भी आसान हो जाता है और चीज़ भी रुचिकर दिखाई देती है। तो एग्जामिनर हमेशा क्या पूछेगा? आपसे अपवाद पूछेगा। तो यहीं पर हम देख लें कि ये तो कॉमन चीज़ है, ये तो एक विशिष्टता देखी हमने, कितने प्रतिशत स्थलों पर? 99, लेकिन 1% अपवाद है और वही पूछा जाता है हमेशा। तो यहाँ हम बात करें अपवादों की, तो सबसे पहले हम अपवाद ले लें
कि कालीबंगा, कालीबंगा। तो सीधी सी बात है कि यहाँ पर जो खुदाई हुई है तो दो ही टीले खोदे गए, एक पश्चिम टीला और एक पूर्व टीला। तो एक तो टीला हो गया पश्चिम और एक टीला हो गया पूर्व, कॉमन चीज़ दिख रही है। लेकिन अपवाद क्या है, यहाँ पर विशेषता क्या थी कि पश्चिम टीला चारों ओर से सुरक्षा प्राचीर से घिरा हुआ है और पूर्वी टीला बिना किसी सुरक्षा प्राचीर के। लेकिन यहाँ पर अपवाद क्या है कि यहाँ के दोनों टीले, चाहे वो पश्चिम टीला हो चाहे वो पूर्व टीला हो, दोनों टीले ही सुरक्षा प्राचीर से घिरे हुए हैं। यानी कि क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि कौन सा सैंधव स्थल है जहाँ के दोनों टीले अलग अलग सुरक्षा प्राचीर से घिरे हुए हैं, तो आंसर क्या होगा उसका, कालीबंगा। यहाँ कॉमन चीज़ क्या है 99% स्थलों पर, ये हमको दिखाई दे रही है। तो पहला अपवाद, तो आपका पहला क्वेश्चन यहीं पर क्लियर। ऐसा स्थल जिसके दोनों टीले अलग अलग सुरक्षा प्राचीर से घिरे हुए हैं, कालीबंगा। दूसरा अपवाद, दूसरे अपवाद पे हम बात करते हैं लोथल और सुरकोतड़ा की। दोनों स्थल गुजरात से प्राप्त हुए हैं, लोथल और सुरकोतड़ा। तो कॉमन चीज़ क्या है कि यहाँ जब खुदाई की गई है तो यहाँ भी कितने टीले मिले, दो, एक पश्चिम टीला और एक पूर्व टीला। कॉमन बात क्या थी, पश्चिम टीला सुरक्षा प्राचीर से घिरा हुआ है और पूर्व टीला बिना किसी सुरक्षा प्राचीर के। अपवाद क्या है कि यहाँ के दोनों टीले, पश्चिम टीला और पूर्व टीला, एक ही सुरक्षा प्राचीर से घिरे हुए हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन से सैंधव स्थल हैं जहाँ के दोनों टीले एक ही सुरक्षा प्राचीर से घिरे हुए हैं, तो आंसर क्या होगा, लोथल और सुरकोतड़ा। फिर अपवाद आता है, उसमें नाम आएगा चनहूदड़ों का। चनहूदड़ों, कॉमन बात, यहाँ से दो टीले खोदे गए, पश्चिम टीला पूर्व टीला। कॉमन बात ये थी। अपवाद क्या है कि यहाँ के दोनों ही टीले, चाहे पश्चिम टीला हो चाहे पूर्व टीला हो, किसी भी प्रकार की कोई सुरक्षा प्राचीर उपलब्ध नहीं हुई है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का ऐसा कौन सा स्थल है जिसके किसी भी टीले पर किसी भी प्रकार की सुरक्षा प्राचीर दिखाई नहीं देती, तो उत्तर क्या होगा उसका, चनहूदड़ों। फिर अब बात आता है धोलावीरा। धोलावीरा, अगला बात, कॉमन बात, दो टीले खोदे गए, लेकिन यहाँ पर कितने टीले हैं, एक, दो, तीन, तीन टीले। तो पहली चीज़ तो यहीं पर हो गया, पहला क्वेश्चन तो कि ऐसा कौन सा सिंधु स्थल है जहाँ पर तीन टीलों की खुदाई हुई, तो वो कौन सा है, धोलावीरा। या ऐसा कौन सा सिंधव स्थल है जहाँ पर मध्यम नगर प्राप्त होता है, तो वो कौन सा है, धोलावीरा। तो तीन भागों में बटा हुआ स्थान कौन सा है, धोलावीरा। तो ये आपके अपवाद हैं, ये कॉमन चीज़ थी और ये प्रश्न बने। अब आगे चलते हैं। गुड इवनिंग फ्रेंड, RS स्क्वायर कोचिंग क्लासेस चैनल में आपका स्वागत है। इससे पहले जो हमारी क्लास थी भारतीय इतिहास की, हमने सिंधु घाटी सभ्यता पहले टॉपिक से उसको स्टार्ट किया था और आगे हम बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताओं में, नगरीय विशेषताओं में। आगे हम देखते हैं इनकी सड़क प्रणाली जो थी, सड़क प्रणाली। तो इनकी जो सड़क प्रणाली थी सुनियोजित तरीके से नगरों को आयताकार और वर्गाकार रूप दिया करती थी। जो भी नगर थे उनके बिल्कुल बीचों बीच एक चौड़ी मुख्य सड़क हुआ करती थी जो उत्तर से दक्षिण दिशा तक जाती थी। उत्तर से दक्षिण दिशा तक एक मुख्य सड़क, इसी तरीके से पश्चिम से पूर्व उतनी ही चौड़ी दूसरी सड़क। अब ये सड़क एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। इससे जो शहर था वो आयताकार और वर्गाकार रूप में विभाजित हो जाता था।
तो एक मुख्य सड़क उत्तर से दक्षिण और एक मुख्य सड़क पश्चिम से पूर्व, और नगर को आयताकार और वर्गाकार रूप प्रदान कर देता था। इनके सहारे छोटी सड़कें हुआ करती थी, वो जैसे यहाँ छोटी सड़क है जो उत्तर से दक्षिण है इस तरह से, ऐसे यहाँ छोटी सड़क है जो उत्तर से दक्षिण, और खंडों में नगर विभाजित हो जाता था। इसी तरीके से यहाँ छोटी सड़क पश्चिम से पूर्व, यहाँ छोटी सड़क पश्चिम से पूर्व। तो इस तरीके से नगर अनेक खंडों में विभाजित हो जाता था और आयताकार और वर्गाकार रूप में बढ़ जाता था। तो सुनियोजित नगर बसते थे। अब ये जो पैटर्न है, ये जो प्रणाली है, ये इस तरह दिखाई देती है जैसे जाल होता है, जाल। इसलिए सड़क, वहाँ की सड़क प्रणाली को जाल पद्धति भी कहा गया, क्योंकि जाल की तरह दिखाई दे रहा था। जाल इसी तरीके का होता है। इसको हम ग्रिड प्रणाली भी बोलते थे। और शतरंज का बोर्ड भी इसी तरीके से होता है, बिल्कुल शतरंज का बोर्ड इसी तरीके से होता है। इसलिए इस प्रणाली को चेस बोर्ड पैटर्न भी कहा जाता था। और इसी प्रणाली को ऑक्सफोर्ड सर्कस भी इस तरह से जमता है, तो इसको ऑक्सफोर्ड सर्कस भी कहा जाता था। तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो सड़क प्रणाली थी वो नगर को सुनियोजित रूप से वर्गाकार और आयताकार रूपों में बांटती थी। और ये सिस्टम इस तरीके का दिखाई देता था जैसे जाल होता है, इसलिए इसको जाल पद्धति कहा गया। ग्रिड प्रणाली इसको कहा गया। शतरंज के बोर्ड की तरह दिखने के कारण इसको चेस बोर्ड पैटर्न भी बोला गया, और ऑक्सफोर्ड सर्कस भी इसको कहा गया। तो ये इनकी सड़क प्रणाली थी। आगे चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की नगर प्रणाली की जो अगली विशेषता है वो है यहाँ के गंदे पानी को बाहर निकालने का जो तरीका था, गंदे पानी को बाहर निकालने की जो पद्धति थी, वो इस सभ्यता को विशिष्ट स्थान प्रदान करती थी। तो आगे है नाली प्रणाली। आज भी आपने देखा है, हम 21वीं सदी में चल रहे हैं और आज भी हमारे जो शहर हैं वहाँ सीवरेज सिस्टम नहीं है। आज भी वहाँ गंदगी दिखाई देगी और गंदे पानी को बाहर निकालने की उत्तम व्यवस्था नहीं दिखेगी। और बारिशों में तो बहुत बुरी स्थिति हमारे महानगरों की भी हो जाती है। लेकिन उस समय शताब्दियों पूर्व एक ऐसी सभ्यता जो हमारी सभ्यता है, वहाँ इतनी उत्तम व्यवस्था, इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता हमारे लिए एक गर्व की बात है कि इतने ज़्यादा वो विकसित थे। नाली प्रणाली, देखो एक सिस्टम होता है, घरों की नालियाँ, फिर मोहल्ले की नाली, फिर बड़ा नाला, और इस तरीके से होता हुआ गंदा पानी नगर से बाहर निकाल दिया जाता था। ये सिस्टम था। यहाँ पर बीच बीच में शोषक गर्त बनाए जाते थे। इस तरह से चैम्बर, जिसको हम बोल सकते हैं इंग्लिश में, चैम्बर होते थे। नाले में बड़े चैम्बर और मोहल्ले की नाली पे छोटे चैम्बर। तो इस तरीके के घेरे होते थे। जो पानी आता था, उस पानी में जो कचरा है, कचरा जो आ रहा है वो इस गर्त में गिर जाता था, और उसके बाद पानी बिना किसी अवरोध के आगे बढ़ जाता था। और सबसे बड़ी बात कि ये नालियाँ ढकी हुई हुआ करती थी। नालियाँ ढकी हुई थी ताकि वहाँ पर महामारियाँ ना फैलें। नालियाँ ढकी होती थी। जब इसकी सफाई होती थी तो इस शोषक गर्त को खोल करके उस कचरे को बाहर निकाल दिया जाता था और नाली को वो सिस्टम वापस से चालू हो जाता था। तो ये एक सिस्टम था, ये प्रणाली थी। घर की नाली, मोहल्ले की नाली, बड़ा नाला, गंदा पानी शहर से बाहर। ये सिंधु घाटी सभ्यता का एक यूनिक सिस्टम था। यूनिक का मतलब है कि उनकी विशिष्ट योग्यता कह सकते हैं उसको, या केवल ये सिस्टम उन्हीं के पास था। और जो यूनिक चीज़ होती है किसी की, वो उसी की वजह से जाना जाता है। इसलिए अगर कोई पूछे आपसे कि सिंधु घाटी सभ्यता की मौलिक विशेषता क्या है, तो उनकी मौलिक विशेषता है उनकी
नाली प्रणाली। मौलिक इसलिए कि इसके समकालीन नगरीय सभ्यताएं चली। जैसे मैंने आपको बताया था, मेसोपोटामिया की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, इराक, फारस की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, ये सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन थी और ये भी नगरीय थी। और नगरीय है तो सीधी सी बात है कि यहाँ भी वही विशेषताएं उपलब्ध होंगी जो यहाँ पर होंगी, तो कॉमन हो गया सब कुछ। लेकिन विशिष्ट क्या है जो सिंधु घाटी सभ्यता को इनसे अलग रूप दे, वही उसका मौलिक रूप कहलाएगा। तो इसका मौलिक रूप जो है, जो इसकी विशिष्टता है, वो है इनकी नाली प्रणाली। वहाँ भी है लेकिन सिस्टम नहीं है। सिस्टम का मतलब कि कनेक्टिविटी, घर की नाली, मोहल्ले की नाली, बड़ा नाला और गंदा पानी बाहर, यानी कि एक सिस्टम था, एक चेन थी। यहाँ नहीं था, कहीं कहीं नाली थी, कहीं कहीं नाली नहीं थी, और सिस्टम तो नहीं था। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे मौलिक रूप था, सबसे यूनिक रूप था उनकी नाली प्रणाली, जो इन सभ्यताओं से उसे विशिष्ट बनाती थी। अब जो चीज़ या जो वस्तु है वो जिस कारण से जानी जा रही है, वही चीज़ अगर उसी के कुछ स्थलों पर उपलब्ध नहीं हो तो एग्जामिनर आपसे 100% पूछेगा। तो सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे विशिष्ट और मौलिक चीज़ थी उनकी नाली प्रणाली। अब यही चीज़ अगर किसी स्थल से ना मिले तो वो क्वेश्चन आपसे निश्चित रूप से पूछा जाएगा। तो आपसे पूछा गया है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता का ऐसा स्थल बताओ जहाँ पर नाली प्रणाली दिखाई नहीं देती। क्यों? क्योंकि यही तो इनका मौलिक रूप है जो इन्हें इन सभ्यताओं से अलग कर रहा है, और वही कहीं नहीं दिखेगा तो एग्जामिनर आपसे पूछेगा। तो उसका ऐसा कौन से स्थल है जहाँ पर नाली प्रणाली दिखाई नहीं देती? तो ऐसे स्थल हैं, एक तो कालीबंगा। कालीबंगा एक ऐसा स्थल है जो कई जगह पर आपको अपवाद दिखाई देगा। और दूसरा स्थल है बनवाली। बनवाली, ध्यान से सुनना, 3 प्रश्न बनते हैं इसमें से। पहला प्रश्न क्या है कि सिंधु घाटी सभ्यता के ऐसे स्थल बताओ जहां पर नाली प्रणाली नहीं है। 2 स्थल देखे हमने, एक तो कालीबंगा और दूसरा स्थल कौन सा है? बनवाली। अगला प्रश्न यहीं से बनेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का ऐसा स्थल बताओ जहां पर किसी भी प्रकार की नाली नहीं है या नाली के साक्ष्य दिखाई नहीं देते। यहाँ ध्यान रखना, प्रणाली नहीं बोल रहा मैं। सिंधु घाटी सभ्यता का ऐसा स्थल बताओ जहाँ किसी भी प्रकार की नाली के साक्ष्य दिखाई नहीं देते, तो वो स्थल आ जाता है बनवाली। पहला प्रश्न क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता के ऐसे स्थल बताओ जहाँ किसी प्रकार की नाली प्रणाली के साक्ष्य नहीं दिखते, तो वो कौन से? कालीबंगा और बनवाली। दूसरा प्रश्न क्या है कि सिंधु घाटी सभ्यता का ऐसा स्थल बताओ जहाँ किसी भी प्रकार की नाली के साक्ष्य नहीं है, तो वो सिंगल स्थान है, कौन सा? बनवाली। और इसी में से तीसरा प्रश्न बनता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का ऐसा स्थल बताओ जहाँ पर लकड़ी की नाली के साक्ष्य मिले हैं। लकड़ी की नाली के साक्ष्य, लकड़ी की नाली के साक्ष्य, तो वो स्थान है कालीबंगा। कन्फ्यूजन वाली स्थिति है, चीज़ वही, प्रश्न 3 तरीके से, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना। सिंधु घाटी सभ्यता का मौलिक रूप क्या है? उनकी नाली प्रणाली, जो उस सभ्यता को अन्य सभ्यताओं से विशिष्टता प्रदान करती है, और वही चीज़ कहीं नहीं होगी सिंधु सैंधव स्थलों पे, तो वो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, बार बार पूछा जाएगा। तो क्वेश्चन 3 तरीके से पूछेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता के ऐसे स्थल बताओ जहाँ नाली प्रणाली के साक्ष्य नहीं है, तो कालीबंगा और बनवाली। अगला प्रश्न आएगा सिंधु घाटी सभ्यता का ऐसा स्थल बताओ जहाँ किसी भी प्रकार की नाली के साक्ष्य उपलब्ध नहीं होते, तो वो कौन सा है? बनवाली। अगला प्रश्न कि लकड़ी की नाली, क्यों? क्योंकि ये नालियाँ जो थी वो ईंटों की हुआ करती थी, लेकिन लकड़ी की नाली के साक्ष्य केवल कहाँ से मिले? कालीबंगा से, कुछ घरों से, लेकिन सिस्टम नहीं है यहाँ पर, यानी कि प्रणाली नहीं है। प्रणाली मतलब घर की नाली, मोहल्ले की नाली, बड़े नाले से कनेक्ट, और गंदा पानी शहर से बाहर। तो ये यहाँ की एक विशिष्ट चीज़ थी सिंधु घाटी सभ्यता की नाली प्रणाली। आगे आ जाएं कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो नगर प्रणाली है उसकी अगली विशेषता में हम देखें कि नगरों को देखा हमने आयताकार वर्गाकार रूप में हुआ करते थे। वहाँ की सड़क प्रणाली बहुत
उन्नत अवस्था में थी, जो नगर को आयताकार और वर्गाकार का रूप देती थी। बड़ी सड़कें होती थी, छोटी सड़कें होती थी, उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम दिशा की ओर। आगे उनकी एक उन्नत नाली प्रणाली थी, गंदे पानी को शहर से बाहर निकालने की उनकी एक अच्छी विशेषताएं थी उनके पास। और अगली चीज़ आती है मकान। जो नगर में मकान बने हुए होते थे, सिंधु घाटी सभ्यता के जो स्थलों में जो मकान दिखाई दिए, अमूमन एक मंजिला हुआ करते थे, 2 मंजिल मकान भी के भी साक्ष्य हमको उपलब्ध होते हैं। या सिंधु घाटी सभ्यता के जो निवासी थे, इनकी एक विशेषता थी, इनका जीवन के प्रति जो रुख था वो उपयोगात्मक था। वो उतना ही जीवन को उपयोग में जितना आवश्यक होता है उतना ही लिया करते थे, अतिरिक्त नहीं। तो यही कारण था कि जो इनके मकान थे वो बिल्कुल साधारण थे, बिल्कुल साधारण मकान। कहने का तात्पर्य ये है कि मकानों में किसी भी प्रकार का अलंकरण नहीं किया जाता था। मकान रहने के लिए होता, साधारण तरीके से मकान बनाए जाते थे और वहाँ ही निवास किया करते थे। साधारण मकान होते थे, मकानों में किसी प्रकार की सज्जा सजावट अलंकरण इसका कार्य नहीं होता था। ये इसकी विशेषता थी, मतलब कॉमन चीज़ थी। लेकिन अगर यही चीज़ कहीं से ना दिखे, पहली चीज़ तो ये कि जो मकान होते थे इसका जो पैटर्न होता था वो था आंगन पद्धति। आंगन पद्धति पर आधारित होते थे, यानी कि मकान के बीचों बीच एक आंगन होता था इस तरह से। इस आंगन के चारों ओर कमरे बने होते थे, चारों ओर कमरे हुआ करते थे इस तरीके से। और एक तरफ जिसको हम कहें गुसलखाना या जिसको हम कहें रसोई घर, ये चीज़ें होती थी। तो आंगन पद्धति पर आधारित होते थे और बीचों बीच आंगन, चारों तरफ कमरे हुआ करते थे। एक तरफ उनका बाथरूम हुआ करता था और एक तरफ उनका रसोई घर हुआ करता था। तो ये तो थी कॉमन चीज़। और अगली चीज़ क्या थी कि मकान कैसे होते थे, साधारण। लेकिन अगर अपवाद पूछें, क्योंकि एग्जामिनर पूछेगा क्या आपसे, अपवाद पूछेगा, तो आपसे पूछेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का ऐसा कौन सा स्थल है जहाँ से मकान अलंकृत मिले हैं या जहाँ से अलंकरण के साक्ष्य मिले हैं, क्योंकि अलंकरण वहाँ पर नहीं होता था। लेकिन ऐसा स्थल मिला है जहाँ से हमको कुछ अलंकरण के साक्ष्य मिले। तो प्रश्न यही पूछेगा और इसका उत्तर होगा वही वापस कालीबंगा। तो सिंधु घाटी सभ्यता का ऐसा स्थल बताओ जहाँ से हमको अलंकरण के साक्ष्य मिले हैं, तो वो कौन सा है, कालीबंगा। यहाँ से मकानों का जो फर्श है, कुछ मकानों के फर्श से हमको अलंकृत ईंटें प्राप्त होती हैं, केवल कुछ मकानों के अलंकृत ईंटें प्राप्त होती हैं। तो ये एक प्रश्न यहाँ से बनता है। तो इस तरीके से वहाँ के मकान होते थे। अगली विशेषता कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो मकान होते थे, उन मकानों का जो मुख्य दरवाज़ा हुआ करता था, जो मुख्य दरवाज़ा हुआ करता था वो खुलता था गलियों की ओर, गलियों की ओर। यानी कि इन्हें चहल पहल भीड़ भाड़ पसंद नहीं थी, इसलिए मकानों के जो दरवाजे होते थे वो गलियों की ओर खुलते थे। ये तो थी कॉमन बात। लेकिन यहाँ से प्रश्न पूछेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का ऐसा स्थल बताओ जहाँ के मकानों के दरवाजे गलियों की ओर ना खुल कर के मुख्य बाजार या मुख्य मार्ग की ओर खुले, तो वो स्थल है लोथल। लोथल, केवल एक अपवाद। तो ये इनके मकानों की रूपरेखा थी। यहाँ पर हमने देखा कि साधारण मकान हुआ करते थे, पैटर्न उनका आंगन पद्धति पर आधारित था और अलंकरण किसी प्रकार का नहीं होता था। अपवाद स्वरूप अलंकरण जो मिला वो हमको मिला कहाँ पर, कालीबंगा में। यहाँ हमको कुछ अलंकृत क्या मिली है, ईंटें मिली हैं। और मकानों के जो दरवाजे थे वो कहाँ खुलते थे, गलियों की ओर। लेकिन अपवाद हमको कहाँ दिखता है, लोथल में। वहाँ मकानों के दरवाजे हमको किधर खुलते हुए दिखते हैं, मुख्य बाजार की ओर। तो ये हमने आज दूसरे पार्ट में इस चीज़ को लिया। आगे 2-3 पार्ट और होंगे सिंधु घाटी से, क्योंकि बड़ी टॉपिक है ये। 2-3 पार्ट और होंगे, अपना पूरा टॉपिक कंप्लीट होगा। अच्छे से इसको आपको समझाने का प्रयास करूँगा। आपका काम केवल इतना सा है कि आपको अच्छे से ये चीज़ समझ में आती है तो आपको वही करना है। हमारे इस चैनल को लाइक करना है,
सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, बेल आइकॉन का बटन दबाना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ये प्रचारित हो। और हम आपके लिए, मैंने आपको बताया था कि विभिन्न सब्जेक्टों की क्लासें रेगुलर ऑनलाइन इस समय डालने का प्रयास करेंगे। आपको इतिहास की क्लास और मैथ की क्लास मिली है और आगे भी चलेंगी। आगे साइंस की क्लासें, इंग्लिश की क्लासें, हिंदी की क्लासें, ये भी आपको रेगुलर मिलेगी। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।